बच्चों, मैं आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसफार्मर लेके आया हूँ। बच्चों, ट्रांसफार्मर जो कि आपके स्कूल की परीक्षाओं के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए भी है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? सबसे पहले ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम बच्चों इस बात को ध्यान रखें कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए करते हैं। वोल्टेज और करंट दोनों को घटाने या बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि आउटपुट वोल्टेज को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इस वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक ट्रांसफार्मर होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब जिसमें आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हो। बी आउट इज़ ग्रेटर दैन बी इन, यानी कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हो। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट का है, जबकि आउटपुट वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट का है। ये टी आर मतलब क्या है? ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, आपको एक बात यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि ट्रांसफार्मर में जो पावर होता है, चाहे वो आउटपुट साइड या इनपुट साइड, या इसे हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी साइड भी कहते हैं, यानी कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का पावर सेम होता है। और आप फार्मूला जानते हैं, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। जब पावर सेम है तो इसका मतलब वोल्टेज और करंट अलग अलग होंगे, यानी कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घटेगा। इसी तरह ट्रांसफार्मर में जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी प्राइमरी साइड की फ्रीक्वेंसी और सेकेंडरी साइड की फ्रीक्वेंसी वो सेम होती है। भारत में यह जनरली 50 हर्ट्ज़ की होती है। ठीक है, अभी तक यहाँ पे आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अब इस चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। ये एक ट्रांसफार्मर का चित्र बनाया गया है। आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें 2 कॉइल लगाए गए हैं। कॉइल मतलब वायर को ऐसे लपेट के बनाया गया है। एक इनपुट साइड को, जिसे हम लोग प्राइमरी साइड बोलते हैं, दूसरा आपका आउटपुट साइड है जिसे हम लोग सेकेंडरी साइड बोलते हैं। इनपुट में जो करंट है इसे हम लोग आईपी यानी इनपुट करंट, जो वोल्टेज है बीपी यानी कि इनपुट वोल्टेज या प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी करंट, सेकेंडरी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये किसका चिन्ह है? ये किसका चिन्ह है? ये आपका एसी करंट का चिन्ह है, यानी कि ट्रांसफार्मर एसी करंट पर वर्किंग करता है, डीसी करंट पर नहीं। ठीक है, पहले मैं आपको स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं इसकी वर्किंग बताता हूँ। तो स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाना, यानी कि आउटपुट साइड की वोल्टेज इनपुट साइड से ज़्यादा होगी। या आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि सेकेंडरी साइड की वोल्टेज प्राइमरी साइड से ज़्यादा होगी। ये आप चित्र देखें, टी आर मीन्स ट्रांसफार्मर। इनपुट में आपका 5 वोल्ट है, आउटपुट में 12 वोल्ट, यानी कि इसने 5 वोल्ट को बढ़ाकर 12 वोल्ट कर दिया। ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? ये आपका होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसी तरह एक दूसरा ट्रांसफार्मर है जिसे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज से कम हो जाता है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम हो जाता है, या जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होता है वो प्राइमरी साइड के वोल्टेज से कम हो जाता है। अब आप सोचिए कि आपने कभी ऐसा कोई एग्जांपल देखा होगा, या कोई ऐसा एग्जांपल आप बता सकते हैं जहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज हुआ हो? बिल्कुल, आपने मोबाइल चार्जर देखा होगा। आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एसी नेचर की होती है, जबकि हमारा जो मोबाइल चार्जर होता है वो किस पे काम करता है? वो डीसी पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, यानी घर में आपका 220 वोल्ट आ रहा है एसी, वो हमें उसे डीसी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं दोस्तों? उसके लिए हम सर्वप्रथम एक स्टेप डाउन मतलब घटाना ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जो कि 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदल दिया। 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदल दिया। लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे कि ये चूँकि 5 वोल्ट में तो बदल गया, पर अभी भी ये किस नेचर का है? एसी नेचर का है। तो इसको आपको डीसी में चेंज करना है। तो पहला स्टेप में आपने 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में चेंज कर दिया, लेकिन इसके एसी को डीसी में बदलने के लिए आपने रेक्टिफायर का यूज किया। रेक्टिफायर क्या करता है कि एसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है? डीसी सिग्नल में।
आगे चलकर मैं आपको रेक्टिफायर के बारे में भी अच्छे से समझाऊंगा, पर मेरा यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक मोटो क्या है, ट्रांसफार्मर को समझाना। ट्रांसफार्मर दोस्तों आप जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, या सुनकर आपको काफ़ी टफ भी लग रहा होगा कि ये क्या आ गया। दोस्तों हुआ क्या कि सर्वप्रथम आप देखिए, मैं इसको यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, चलिए दोस्तों ये डायग्राम आप एक बार अपनी कॉपी में बना लें। इस डायग्राम को एक बार अपनी कॉपी में आप बना लें, फिर इसके आगे हम इसके प्रिंसिपल में बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, प्रिंसिपल या वर्किंग, आप जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। चलिए इसको मैं एक बार डायग्राम फिर तेज़ी से बना लेता हूँ। आप इस डायग्राम को थोड़ा अच्छा सा बनाएं, मैं इसको रफ में काफ़ी तेज़ी से बना ले रहा हूँ। ये आपका इनपुट साइड है जिसे हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। ये आपका आउटपुट साइड है जिसे हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। इनपुट साइड में जो करंट फ्लो होती है इसे हम लोग आईपी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो वोल्टेज होता है उसे हम लोग बीपी से डिनोट करते हैं। इसी तरह सेकेंडरी साइड में जो करंट होती है उसे हम लोग आईएस से, और जो यहाँ पर वोल्टेज फ्लो होता है उसे हम लोग बीएस से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है वो किस पे डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है म्यूचुअल इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया जा सकता है। बिल्कुल, ये आपने छोटी कक्षाओं में ही पढ़ा होगा, क्लास 7th में या 8th में ही आपने पढ़ा होगा। आपने मैग्नेट पढ़ा होगा, या आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट करना। तो फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि जब करंट के द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हम करंट को जनरेट नहीं कर सकते, यानी इसका जस्ट वाइस वर्सा, इसका जस्ट उल्टा, क्या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा करंट जनरेट नहीं की जा सकती। इसके लिए फैराडे साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और अंत में वो इस नतीजे पे पहुँचे कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट की जा सकती है, पर वो मैग्नेटिक फील्ड किस नेचर का होना चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्थिर है तब तो करंट जनरेट नहीं होगा, या लेकिन अगर वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा, करंट जनरेट होगा। यानी फैराडे साहब ने बताया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट जनरेट कर सकते हैं। इसी को दोस्तों हम शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, EMI। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो टाइप का होता है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर आपका जो है म्यूचुअल इंडक्शन के बेसिस पर काम करता है। देखिए इस डायग्राम से आप देखिए, अगर यहाँ पर जो बीपी यानी कि जो वोल्टेज है वो AC नेचर का है, यानी कि वोल्टेज एक बार बढ़ रहा है फिर घट रहा है। जब वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे इसमें करंट जनरेट होगी, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि जैसे इसमें करंट गई, इस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उस मैग्नेटिक इफेक्ट का अगर हम उस वोल्टेज को घटाएं या बढ़ाएं, जैसे इस यहाँ पे देखिए तो पहले वोल्टेज बढ़ रहा है, जब वोल्टेज बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, या सिंपली कह सकते हैं आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में वृद्धि होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ये होता है B.A, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट, किसका
डॉट प्रोडक्शन या डॉट से मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे आप, एरिया से, यानी किसी एरिया के साथ कितनी मैग्नेटिक लाइन जुड़ रही हैं, इसी को हम लोग बोलते, किसी एरिया के साथ कितनी मैग्नेटिक लाइन जुड़ रही है इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। यानी कि जब वोल्टेज में परिवर्तन होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन भी होगा। ये देखिए दोस्तों, इससे जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा हुआ है जिसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ये देखिए, यानी कि जब आपके करंट में परिवर्तन आ रहा है तो या वोल्टेज में परिवर्तन आ रहा है तो उससे जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और चूंकि म्यूचुअल इंडक्शन है और ये जो है आपकी ये कोर किसकी चीज़ की है, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर है। ये क्या है, ये आपका है सॉफ्ट आयरन कोर, जिसके कारण ये फ्लक्स सेकेंडरी से भी लिंक हो जाएगा। ये फ्लक्स पूरी तरह सेकेंडरी से लिंक हो जाएगा। जब फ्लक्स में इसमें परिवर्तन होगा तो इस परिवर्तन के कारण यहाँ पे भी एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ईएस सेकेंडरी साइड में। और यही फ्लक्स जब प्राइमरी साइड में जनरेट होगा तो फैराडे के लॉ के अनुसार प्राइमरी साइड में भी एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईपी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला होता है फैराडे लॉ के कारण के अकॉर्डिंग, ES इक्वल टू माइनस NS d अपॉन dt। ठीक है, इसी तरह EP इक्वल टू माइनस NP d इक्वल टू dt। ठीक है, देखिए आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज में कन्फ्यूजन मत खाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी साइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं, प्राइमरी साइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स को हम BS भी ले सकते हैं, यानी वोल्टेज ले सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज इक्वल टू E माइनस IR होता है। अब यहाँ R 0 है, रेजिस्टेंस 0 है, तो B इक्वल टू E हो गया। ठीक है, B इक्वल टू E हो गया, तो BS इक्वल टू क्या ले सकते हैं, NS d अपॉन dt। BP इक्वल टू क्या ले सकते हैं, माइनस NP इक्वल टू d अपॉन dt। आप इसको 1 लिख लीजिए, इसको 2, 1 और 2 को आप डिवाइड करके देखिए फिर क्या आता है। आप 1 और 2 को जब डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा BS अपॉन BP इक्वल टू NS अपॉन NP। ये वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। नंबर ऑफ टर्न देखिए, ये जो कॉइल के टर्न हुए इसे जो है NP कहेंगे, प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न, और इसे NS सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न। इसी तरह अगर आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो है पावर सेम होती है, यानी P इन इक्वल टू P आउट या P प्राइमरी इक्वल टू P सेकेंडरी, यहाँ से आप जब निकालेंगे तो BP IP इक्वल टू BS IS। यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो करंट का आएगा आपको IP IS इक्वल टू NS अपॉन NP। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि वोल्टेज और करंट का रिलेशन आपने ट्रांसफार्मर से निकाला। दोस्तों मैंने ये देखिए, जो ये बच्चों मैंने ये जो आपको टॉपिक बताया, ये मैंने आपको 8, 9, 10, 11, 12 क्लास के साथ साथ उससे हायर लेवल यानी कि 11, 12 वाले और कंपटीशन के बच्चे भी इसको देख सकें उसके लिए बताया। जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको केवल यही याद रखना है कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक डिवाइस है जो कि वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। इसमें पावर कांस्टेंट रहती है, यानी जो प्राइमरी में पावर होगी वही पावर सेकेंडरी में भी होगी, फ्रीक्वेंसी भी दोनों में सेम होती है। ये 2 प्रकार का होता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होता है, यानी कि सेकेंडरी साइड की वोल्टेज प्राइमरी साइड से ज़्यादा होती है। 5 वोल्ट को आपने 12 वोल्ट में बदला। इसी तरह अगर आप स्टेप डाउन देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि सेकेंडरी साइड के वोल्टेज प्राइमरी साइड से कम हो जाता है। स्टेप डाउन का एग्जांपल आपने सबसे अधिक मोबाइल चार्जर में देखा होगा। मोबाइल चार्जर डीसी पर काम करता है तो एसी को डीसी में बदलना है, तो यहाँ पे पहले हमने स्टेप डाउन किया, 220 को 5 वोल्ट में बदला और 5 वोल्ट को हम एसी को हमने डीसी में बदला। और ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जिस प्रकार से हम करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करते हैं, जिसे आप लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका एक एग्जांपल था इलेक्ट्रोमैग्नेट, भी आपने पढ़ा था। इसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट भी जनरेट कर सकते हैं। यही है म्यूचुअल इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये छोटी क्लास 10th क्लास तक के लिए यहाँ तक सफिशिएंट है। उससे हायर क्लास वाली 11, 12 वाली इस चीज़ को देख सकते हैं कि फैराडे के सेकेंड लॉ से जो EMF होता है वो NS
ईएमएफ होता है वो एन डी फाई बाई डी टी होता है। तो यहाँ ई एस इजकल टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी, ई पी इजकल टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी। और चूँकि यहाँ पे रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल माना गया है तो ये बी एस से रिप्लेस हो जाएगा, ये बी पी से, और यहाँ से वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न, करंट और नंबर ऑफ टर्न में आप रिलेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जिस भी क्लास के बच्चे हों उसको अपने अकॉर्डिंग देख के समझ लें कि ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद बच्चों। आशा है कि मैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे मैं आपको अन्य टॉपिक पर भी वीडियो बना के दूंगा। धन्यवाद।